स्वागत करता हूँ सर। जी गुरुदेव, बहुत बताइए। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं कहानी जरूर कम बताता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरी कोई कहानी ही नहीं है। पर रवि जी का और आप सबका स्नेह। सबसे पहले तो मैं अ, नवरात्रि की शुभकामना आप सबको, और करो योग रहो निरोग के आरसीएम के जन्मदाता जितेंद्र शर्मा जी को प्रणाम। निश्चित रूप से आपका इस उम्र में ये प्रयास लोगों के लिए जो सद्भावना है, बहुत काबिल तारीफ है। मैं नमन करता हूं आपको। मेरा नाम हार्वी द्विवेदी है। रीवा से 6 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला हूं। पिताजी और पिताजी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी में कितना आनंद है, क्या दिक्कतें हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। कोई ऑप्शन नहीं था तो प्रयास तो मैंने भी किया, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मेरी नौकरी लगी नहीं। बहुत सारे प्रयास करता रहा, और जीवन में एक जिज्ञासा उठी कि जब भी किसी दुकानदार को देखता, किसी बिजनेसमैन को देखता, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता, बहुत प्रभावित करता। और ऐसा दुकानदार, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, मैसेज है, हमारे टीम के भी लोग बैठे हैं। ऐसा दुकानदार जिसकी दुकान आगे हो, जिसका शोरूम आगे हो, और पीछे या ऊपर उसका मकान हो, वो रहता हो। मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, मेरे एक चचेरे बाबा जी, उनके साथ जो हम शहर आया करते थे। बहुत छोटा था, मुझे लगता है मेरी उम्र उस समय रही होगी यही कोई 7-8 साल रही होगी। तो हम उनके साथ एक बार बाजार रीवा शहर आए थे। एक व्यापारी के यहाँ, उन्होंने उस समय जमाना गाड़ियों का कम था, चाय पिए। तो उनके यहाँ बैठने बैठे, वो अंदर से उनकी चाय बन के आ गई। आ, उस समय चाय की और पान इसमें होटल दुकानें कम हुआ करती थी। अंदर से चाय बन के आ गई, और ऐसी चर्चा चल रही थी। मैं चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उस समय मैं छोटा बच्चा था। उसी समय मुझे लगा कि इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। ये भी दुकान में है, अंदर से चाय बन के आ गई, दोपहर में शटर गिराएंगे, अंदर खाना खाने चले जाएंगे। मेरे मन में ऐसा लगा कि अगर इस तरह का हो तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बस ये एक सपना था, और वो सपना बन के ही रह गया। लगातार मेरे मन में जब भी कोई इस तरह का व्यापारी बिजनेसमैन दिखता, मुझे बहुत मैं मोटिवेट होता। और कहते हैं कि किसी भी कोई भी सपना आप ऐसा दिल से देखो तो वो पूरा होता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। आ, जब इस तरह की दुकान मेरे पास हो गई, तब मुझे बाद में समझ में आया कि जब जिस तरह का आप ईमानदारी से सपना, आप अगर ईमानदारी से देखते हैं तो वो पूरा होता है। और जो लोग मुझे जानते हैं, हमारे बीच में बीपी तिवारी जी हैं, हमारे करीबी हैं। और भी मैं देख पाए 48 लोग मुझे सामने दिख रहे हैं। और भी जो लोग, बिरेन तिवारी जी हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं, कि जिस तरह से मेरे पास शोरूम है, जिस तरह से मेरे पास दुकानें हैं, किसी भी एक अच्छे इंसान का सपना होता है। आ, फिर मैंने बिजनेस किया। आप सबको पता है, मैंने 2-2 होटल चलाए, क्रेसर है मेरे पास, और भी जो भी कारोबार हैं। बस मैं उसी अपने कारोबार में व्यस्त हो गया। मुझे लगा कि यही दुनिया है। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। राजनीति में भी मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहा, लेकिन अंदर से मैं अपनी बढ़िया, बहुत अच्छी पैठ बना के रखता था। कोई बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज जीवन में नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति को
जो जीवन में चाहिए लगभग वो सारी चीजें मेरे पास आरसीएम के पहले आ चुकी थी। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, ये जो भी होना चाहिए था। उम्र मेरी कम थी। उम्र के से ज्यादा मैंने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। तो मुझे लगता था कि मेरी थोड़ा सा ईगो भी बढ़ गया था। अभी आज समझ में आता है कि ईगो क्या होता है। उस समय में ईगो नहीं समझ में आता था। तो मैं बहुत ज्यादा सामान्य लोगों को बहुत ज्यादा मैंने उनके ऊपर, उनके प्रति ध्यान नहीं रहता था। एक दिन हमारे एक दूर के रिश्तेदार हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि एक चाय है मौसिया जी, बहुत अच्छी चाय है, आप अपने होटल में इस चाय को चलाएंगे तो बहुत अच्छी ग्राहकी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि मैं होटल का व्यवसायी था, चाय वाले अक्सर अपनी चाय अलग अलग तरह की लेके आया करते थे और मैंने बहुत सारा प्रयोग किया था। हमने कहा नहीं भैया, जो चल रही है उसी को चलाएंगे, वो बढ़िया है। बहुत ज्यादा मोटिवेट किए, वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताएंगे। वो भी वही कहानी अपने आप में 10 मिनट की है जहां से मेरी शुरुआत होती है। वो चाय बनाने वाले लड़के को मोटिवेट करने लगे और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अंत में वो जबरदस्ती आधा किलो चाय देके जाने लगे कि बाद में पैसा दीजिएगा। मैंने बुला के उनको पैसा दिया। लड़के ने चाय बनाया, होटल का जो हमारा मिस्त्री था वो चाय बनाया, खुद टेस्ट किया और हमारे पास लेके आया, बाबूजी ये जो साहब चाय दे के गए हैं वो वाली चाय है। मुझे चाय अच्छी लगी। हमने कहा इस बार जब बनाना तो मुझे बताना। मैं खड़ा होके मैं लोगों के प्रति मैं भरोसा कम किया करता था क्योंकि मेरा बिजनेस इस तरह का था। खड़े होके हमने चाय बनवाया तो समझ में आया कि ये चाय की पत्ती लगती भी कम है और ज्यादा टेस्टी भी है, तो अच्छा है। क्योंकि मैं स्वभाव से व्यापारी था, जात से तो ब्राह्मण था, लेकिन स्वभाव मेरा व्यापारी का था। मुझे लगा अगर क्वांटिटी कम लग रही है और क्वालिटी बेहतर है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने होटल में बोल दिया कि जब खत्म हो जाए तो दिनेश, उनका नाम दिनेश था, दिनेश को बोल दीजिएगा कि 5 किलो चाय भिजवा देंगे। देखिए कैसे शुरुआत होती है। आप जिस भी व्यक्ति के पास आरसीएम के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति किस मुकाम तक पहुंचेगा। और मैंने इसीलिए कहते हैं प्रीजज ना करें। तो तीसरे चौथे दिन चाय आनी थी। हाँ, तीसरे चौथे दिन चाय आनी थी। फोन किया गया, 5 किलो चाय की पत्ती मंगाई गई और वो आधे घंटे पौन घंटे में 5 किलो चाय की पत्ती लेके आए और बहुत उत्साहित थे। जैसे आपसे कोई दोबारा अगर कोई सामान आरसीएम का प्रोडक्ट मंगवाए तो हम लोग कितने खुश होते हैं। और 5 किलो कोई चाय की पत्ती मंगा रहा हो तो समझिए कि वो उस डिस्ट्रीब्यूटर की, तिवारी साहब हंस रहे हैं, लॉटरी खुल गई। बहुत उत्साह से वो आए और चाय की पत्ती रख के हमको मोटिवेट करने लगे। मौसिया जी, हमने कहा था कि ये बहुत अच्छी चाय है। और बातों बातों में उन्होंने कहते हैं एक ही बार में हम सब बता देना चाहते हैं, मोटिवेट होकर सब कुछ बता देना चाहते हैं और यही बताना कई बार नुकसान कर जाता है। और बातों बातों में चौधरी साहब उन्होंने कहा कि इसमें पैसा भी आता है। बस मेरे दिमाग में बल्ब जला, पैसा आता है। मैंने सुना हुआ था कि इस तरह की कोई स्कीम होती है, इस तरह की कोई कंपनियां होती हैं जिसमें फंसाते हैं और फिर उसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। मेरी भी, हालांकि मैं कोई कंपनी में फंसा नहीं था, किसी प्रकार की बर्बादी मेरी हुई नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसने मुझे बता दिया था, क्यों मेरे दिमाग में फीड था कि इस तरह की कंपनियां बर्बाद कर देती हैं। तो यही हाल मेरा था। और मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये जोड़ने वाली कंपनी का है क्या? तो बोले नहीं, जोड़ने की बात नहीं है, उसमें कमीशन आता है, इसमें आप इतना चाय लेंगे तो इतना पैसा आएगा। कितना क्या बता रहे थे उस समय मुझे आज ध्यान नहीं है। हमने कहा कि अगर जोड़ने वाली कंपनी का हो तो फिर तुम चाय ले जाओ।
हम इस तरह का काम, तुम पागल हो क्या? मैं अच्छा खासा व्यापारी हूँ, मैं इस तरह का ये जोड़ने जाड़ने वाला ये सब नहीं करेंगे अभी। मुझे पता था कि ये जोड़ने वाले पीछे पड़ जाते हैं, अगर इनको उंगली पकड़ाओ तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं लूंगा, और उसको लगा कि यार गड़बड़ हो गया। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मत जुड़िए, चाय ले लीजिए। अंत में मेरा मन तो खट्टा हो गया कि नहीं अरे ये ठीक नहीं है, ये लोग पीछे पड़ते हैं। लेकिन चाय की पत्ती मैंने ले ली। चलता रहा, और इसके बाद वो अपने अपलाइन को लेके आए। उसमें एक दिन शाम को लगभग 3:30-4 बजे एक मारुति कार खड़ी हुई, उसमें 3 लोग उतरे। उनमें से 2 लोगों को मैं पहले से जानता था, वो शिक्षा विभाग से थे। अखिलेश मिश्रा जी, जो रीवा के पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिजिक्स के लेक्चरर हैं, और सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, यहाँ एनसीसी प्रभारी हैं। मैं उनको जानता था, और मैं हमेशा पढ़े लिखे लोगों की बड़ी इज्जत करता था। उनके साथ में कॉमर्स के लेक्चरर अनूप शुक्ला जी और एक सज्जन और थे। मैं उनको नहीं पहचानता था। दुकान, मैंने सोचा दुकान में आए होंगे, कहीं जा रहे होंगे। अनूप जी आके मेरे से हाथ मिलाए, और पीछे पीछे वो जो मुझे चाय दे के गए थे हमारे रिश्तेदार, वो भी आ गए। बस तब मेरा मन खराब हो गया। मुझे लगा कि मैं इनसे हमने नहीं समझा, तो ये इनको लेके आए हैं। जैसे अपलाइन को लेके हम लोग जाते हैं ना, तो कई बार वो व्यक्ति, भले वो किसी भी प्रकार का, किसी लेवल का व्यक्ति हो, सामने वाला व्यक्ति समझता है कि हमको अभी इतने लोग मिलके फंसाएंगे। यही हाल मेरा भी था। 45 मिनट तक वो मुझे कागज पेन पे समझाते रहे, चौधरी साहब। एक लाइन समझ में नहीं आया मेरे, एक लाइन मैंने नहीं समझा। और अंत में उनको समझ में आ गया कि ये समझने को तैयार नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं द्विवेदी जी, जो प्रोडक्ट आपके होटल में लगे वो आप लीजिए। तो वॉशिंग पाउडर में बर्तन धोने के लिए लिया करता था, चाय की पत्ती और नहाने की साबुन पन्नी के पाउच में आती थी। जो सीनियर साथी हैं, जितेंद्र सक्सेना जी को बहुत अच्छे से पता होगा। लाल कलर की, गुलाबी कलर के पन्नी पाउच में साबुन आती थी। जैसे शैम्पू के पाउच हुआ करती है ना, उस तरह से 100 ग्राम की साबुन की पाउच होती थी। तो कर्मचारियों के लिए नहाने की साबुन और वॉशिंग पाउडर होटल का बर्तन धोने के लिए, और चाय की पत्ती, 3 प्रोडक्ट हम लिया करते थे। चलता रहा, और बीच बीच में वो हमको आके मोटिवेट करते रहे। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास और भी दुकानें खाली पड़ी हुई थी। मैं सीमेंट की एजेंसी ले लिया था, और सीमेंट के साथ साथ छड़ का, लोहे का काम मेरा शुरू करने वाला था। उसकी सारी व्यवस्थाएं बन चुकी थी, और भी दुकान खाली पड़ी थी। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे एजेंसी बता दिया। जब आप पहली बार पिकअप सेंटर की बात करते हैं, तो हो सकता है उस समय पिकअप सेंटर वो बताए हों, लेकिन मुझे एजेंसी समझ में आ गई, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था। देखिए, राइट बटन जब दबती है ना, आप कई प्रकार की बातें करें, लेकिन उसके मतलब की कौन सी बात है। तो उन्होंने एजेंसी बताया, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर आप इसकी एजेंसी दिलवाइए तो मैं ले सकता हूँ। एजेंसी मतलब पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर नहीं दिमाग में आया था, एजेंसी समझ में आई थी। हमें लगा कि प्रोडक्ट ठीक है और ये लोग बेचेंगे, एक नया नया तरीका है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस एजेंसी लेने के लिए फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। अभी तक मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, तो पिकअप सेंटर लेने के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, ज्वाइनिंग हो गया। 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा 1500 का मिल गया। हमने कहा कि किसी कर्मचारी को दे देंगे। और आ, मैं इसमें ज्वाइन हो गया। हमारे एक परिचित थे, वो दुकान में बैठने लगे। मैं एक जानकारी बताना आप देना चाहता हूँ कि मैं होटल में भी कैश काउंटर में नहीं बैठता था, बहुत कम। तो पिकअप सेंटर में भी मैं स्वयं नहीं बैठा। वो सज्जन पिकअप सेंटर देखा करते थे, वहां मैंने एक टीवी रखवा दी थी। उस समय सीडी प्लेयर का जमाना था।
इस समय ऑनलाइन यूट्यूब का जमाना नहीं था, सीडी प्लेयर का टाइम था। तो सीडी प्लेयर से वीडियो दिखाया करते थे। सतीश पंडित जी का वीडियो दिखाते थे उस समय, स्वर्गीय सतीश पंडित जी का, और ये बताते थे कि ये इन्होंने 3 साल बिजनेस किया, अब दुनिया में नहीं है, इनके श्रीमती जी को पैसा जाता है और वो मैडम हरियाणा सरकार में डिप्टी कलेक्टर हैं, ऐसा करके बताया करते थे। कई बार मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस फिर उसको समझने का प्रयास किया, बहुत सारी कहानी है, मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का बहुत, क्योंकि जब बात समझ में आई तो मैंने सोचा कि होटल के कर्मचारियों को सबसे पहले, क्योंकि वही मेरी पकड़ में थे, तो मैंने बताने का प्रयास किया। आज समझ में नहीं आता चौधरी साहब कि आखिर हमारे कर्मचारी कहा करते थे, बाबूजी आरसीएम में न फंसाइए, जो कहिए करेंगे लेकिन आरसीएम में ना फंसाएं। अजय मिश्रा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और नरेश राठौर हमारे बीच में है, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, अनूप द्विवेदी जी हैं। पता नहीं क्यों वो कहते थे कि बाबूजी आरसीएम में ना फंसाएं, और जो कहेंगे करेंगे, आरसीएम में ना फंसाइए। मुझे लगता था यार इसमें फंसाने वाली कौन सी बात है। आज समझ में आता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, सामने वाला मना करता है तो तकलीफ होती है, अरे मना तो आपने भी किया था, मना तो मैंने भी किया था। अगर मुझे ये इतने बड़े बड़े लेक्चरर समझा रहे थे और मैं समझ नहीं रहा था, तो जब आप सामने वाले को समझाते हो तो वो नहीं समझ रहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। यही तो नियम है। तो मुझे लगता था कि यार ये इतने पागल हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी बेहतर है, कुछ पैसा भी आता है, मुझे कुछ पैसा आ भी चुका था, तो ये क्यों नहीं जुड़ रहे। लेकिन डॉक्टर अरुण शुक्ला जी बहुत नेक व्यक्ति हैं, मतलब यूं समझिए कि बहुत विश्वास करने वाले व्यक्तियों में से हैं। तो और एस.एन. पांडे जी, हमारे बब्बा की दवा किया करते थे गुरुदेव डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी। तो मैंने उनको बताया, पहले तो वो मना किए। मैं कई महीने तक हम उनके घर में केवल 2 प्रोडक्ट भिजवाते थे चौधरी साहब। एक उस समय स्किन केयर साबुन आने लगी थी कागज के डिब्बे में, और 1 पाव चाय की पत्ती, ये हम उनके घर भिजवाया करते थे महीने में। और वो जुड़ने को तैयार नहीं थे। अंत में कहते हैं ना कि जब आप प्रयास करते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती। और फिर कहानी आप सबको पता ही है, सिलसिला आगे चला, एस.एन. पांडे जी आए। मैं बताना चाहूंगा, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। गुरुदेव को मैंने मोटिवेट तो कर लिया था, डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी को। हम और वो, मेरे पास उस समय डीआई जीप हुआ करती थी। शाम को उनके क्लिनिक में मैं जीप लगा देता था, वो अपने मरीजों से फुर्सत होके फिर हमारे बगल में बैठ जाते थे जीप में। और रवि जी, हम उनसे बात नहीं करते थे कहाँ चलना है, बस जब जीप में बैठ जाए तो बघेलखंडी में बोले चला, और बस अब हम चल रहे हैं, जीप हम चला रहे हैं, धीरे 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 जा रहे हैं, रुका 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 रुका, चल एक ही मोड़ा, मतलब इधर घुमाइए। फिर किसी घर के सामने पहुंचे, रुका रुका रुका, किनारे के जा गाड़ी। इस तरह से जाया करते थे। टूटा फूटा मैं प्लान बताने लगा था, प्लान क्या, प्रोडक्ट ही बताना शुरू किया था। उस समय मेरी शुरुआत ही प्रोडक्ट से हुई थी। मैं बहुत बढ़िया फील किया करता था, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक हाथ में हम आरसीएम की साबुन लगाते थे गर्मियों के दिनों में, और एक हाथ में बाजार की लक्स साबुन लगाते थे। फिर दोनों हाथ में तेल नहीं लगाते थे हम, पूरे दिन फील करते थे कि दोनों में फर्क क्या है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो प्रोडक्ट से शुरुआत आरबी द्विवेदी ने ही किया है। मैं प्रोडक्ट की तुलना शुरू से ही करना शुरू कर दिया था। तो पूरे दिन हम फील करते थे कि दोनों साबुनों में, दोनों हाथ में क्या फीलिंग है, और फिर मैं उस फीलिंग को जब बताता था, वही लोगों को समझ में आता था। जब कभी किसी ठीक ठाक व्यक्ति को प्लान दिखाने जाना होता था, तो उस समय देवेश प्रताप सिंह जी को बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता था, बहुत बढ़िया प्लान दिखाते थे। तो गुरुदेव कहें कि वो देवेश जी से बात कह ली है। मैं देवेश जी को मोटिवेट करता, उनसे निवेदन करता
और फिर उनको लेके जाता प्लान दिखाने के लिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप आरसीएम बिजनेस में ये सहयोग लेने का और सहयोग देने का काम है। बिना सहयोग का कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ा हो। तो देवेश प्रताप जी ने मेरी मदद की, फिर सिलसिला बढ़ता रहा। बीरेन तिवारी मिले, बीरेन तिवारी के चाचा जी उनको ज्वाइन करा दिए थे, मैं जानता नहीं था, लेकिन धीरे 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 आज आप सबको पता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा। गुरुदेव डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी बहुत अच्छे से बिजनेस करने लगे, और इसमें 2 ग्रुप उस समय चला करते थे, अब तो कई लगे होती हैं, ए और बी। तो मैं केवल और केवल ए ग्रुप में एक ही व्यक्ति को जानता था, गुरुदेव डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी को। स्टार एमराल्ड के लेवल तक मैं मुश्किल से 5 या 10 लोगों को जानता रहा हूंगा। स्टार एमराल्ड का लेवल था डॉक्टर भगवती त्रिपाठी का। मैं आप सबको, पता नहीं आप क्या मैसेज ले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सभी उन नए और सीनियर साथियों के लिए भी एक वैरायटी या वाइटल जो भी हैं, एक बड़ा मैसेज है कि आपका ये दोनों 2 ग्रुप, जो 3 जो भी हैं, वो दोनों ग्रुप आपके हैं। कभी भी किसी के भरोसे में उनको ना छोड़ें। मैं अब सोचिए कि आर.के. चौधरी साहब टेक्निकल अचीवर थे, मैं ये नहीं जानता था कि हमारे ग्रुप में है। मतलब आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पीकर से ही परेशान दौड़, मैंने इतना, मेरी पिन और गुरुदेव की पिन एक बराबर थी, मेरे से ज्यादा बिजनेस उनका रहता था। मतलब दोनों ग्रुप उनका बढ़िया मेंटेन करते थे, वो सक्षम व्यक्ति थे। तो मैं केवल अपने बीकर में लगातार लगातार लगा रहता था, तो पावर के लोगों को पहचानता ही नहीं था। ये तो गुरुदेव के एक्सीडेंट के बाद, दुनिया में ना रहने के बाद, मैंने ढूंढना शुरू किया कि आखिर इस ग्रुप में और कौन कौन से लोग हैं। तो फिर आर.के. चौधरी साहब मिले, एसडीओ पीडब्ल्यूडी आर.पी. सिंह साहब मिले, और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को मैं जानता था। शैलेंद्र श्रीवास्तव सर बहुत सक्षम और सफल व्यक्ति हैं अपने जीवन में, वो मिले। के.जी. श्रीवास्तव जी मिले, और बाकी लोग का ये सिलसिला चलता रहा। सुंदरलाल मिश्रा जी और जो जितने भी हमारे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जब सपना पहली बार मीटिंग में गया था तो जितेंद्र सक्सेना जी को मैंने स्टेज में देखा था। वो मुझे ध्यान तो नहीं है, संभवतः टेक्निकल अचीवर थे उस समय जितेंद्र सक्सेना जी, और मुझे लगता है कि बिंद के एकमात्र लीडर जितेंद्र सक्सेना जी हुआ करते थे। मैंने उनसे मैं मोटिवेट हुआ, चूंकि इंजीनियर थे सीमेंट फैक्ट्री में उस समय भी वो थे, और उसके साथ साथ उन्होंने आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीव किया था। ये सिलसिला चलता रहा। मैं बहुत सारा उतार चढ़ाव मैंने आरसीएम बिजनेस में आने के बाद देखा। मेरे अंदर बहुत कुछ बदलाव हुआ। आरसीएम बिजनेस ने मुझे क्या दिया है, अगर ये पूछना है तो मेरे परिवार से कोई पूछे कि आरसीएम बिजनेस क्या दिया है। बस जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं बोलूं कि मैं बहुत अमीर था, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जो जीवन में चाहिए वो मेरे पास था। मेरा होटल, मेरी दुकानें बहुत अच्छे चलती थी, पर मैं मशीन बन के रह गया था। अब आप सबको पता है कि जो भी मेरे कारोबार थे, होटल मैंने किराए से दे दिया, क्रेशर भी किराए से दे दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरा प्रयास है कि उन तीनों से मैं आरसीएम ही करवाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। और वो समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो, तो आरसीएम बिजनेस ही करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। मैं लगातार कभी एक होटल का व्यवसायी कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे, मजबूरी अलग बात होगी कि वो उसके बच्चे होटल का व्यापार करें। किराना का दुकानदार कभी ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे किराना का दुकान करें। ठेकेदार कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ठेकेदारी करें। नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमारे जैसे नौकर हो जाएं।
लेकिन आरसीएम एकमात्र आरसीएम करने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे बच्चे आरसीएम करें। मैं लगातार अपने बेटे और बहुओं को मोटिवेट करता रहता हूं कि आप कुछ भी करो लेकिन आरसीएम जरूर करो। और मुझे पता है, उन्हें भले ना पता हो, मुझे पता है कि जीवन में अगर सब कुछ चाहिए तो आरसीएम से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं। जिस दिन आपको आरसीएम बिजनेस करते हुए गर्व होना महसूस हो जाए, उस दिन आपका आरसीएम बिजनेस हो चुका होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में अगर खुशहाल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर बीएम गुप्ता जी का सहयोग मिला, डीएस नरवरिया जी, मैं उनको ईमानदारी से मैंने अपलाइन स्वीकार किया और मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। केसी छाबड़ा जी मिले, जेके जैन साहब जैसी खूबसूरत अपलाइन मिली, पीके सिंह साहब, जलालुद्दीन जी, इन सब का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। रवि शाह है, हम लोग मध्य प्रदेश से ही हैं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि रवि शाह जी हमारे साथ में नहीं है। मैंने बहुत ईमानदारी से वो बिजनेस करते हैं। अनूप द्विवेदी जी, इन सबका प्यार और क्रॉस लाइन का कैसे स्नेह मिलना चाहिए, बहुत अच्छे से मिला। कुल मिला के जीवन में जो एक सुखी इंसान को चाहिए, मैं लोगों से बताया करता हूं कि मैं दोपहर 1 बजे 2 बजे जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको बताया करता हूं कि मैं 1 बजे 2 बजे ऑफिस में बैठ के कुर्सी में जिस तरह का सपना देखता हूं ना, लोग रात को सोते हुए उस तरह का सपना नहीं देख सकते। बस मैं भावनाओं में बह के एक बात कहा करता हूं कि आरसीएम बिजनेस मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जीवन से अभाव खत्म हो जाता है। कई बार हमारे घर में साबुन खत्म हो गई, शैम्पू खत्म हो गया। आरसीएम के जो बाहर के लोग हैं उनको पता है कि जब साबुन खत्म होती है तो अच्छा अच्छा साबुन मंगा लो, किसी फोन किया नौकर को या लड़के को भेजा तो साबुन लाया। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस ईमानदारी से करना शुरू करते हैं तो आपके घर में जरूरत की चीजें कभी खत्म नहीं होती। हल्दी कभी खत्म नहीं होती, जीरा कभी खत्म नहीं होता, साबुन कभी खत्म नहीं होती, स्टॉक में रहता है। और हम सबको हमारे बब्बा जी दादी सिखाया करती थी कि साल भर के लिए अनाज घर में होना चाहिए। तो साल भर के लिए साबुन भले ना हो, लेकिन महीने 2 महीने 4 महीने के साबुन तो हमारे घर में रखी ही होनी चाहिए। और ये केवल आरसीएम बिजनेस में ही संभव है। तो सबसे पहले अभाव की जिंदगी खत्म होती है। दूसरे नंबर से अगर आप आरसीएम करते रहते हैं तो आप का स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाता है। ये सबको पता है। जब आप बाजार का तेल बंद कर देते हैं, आरसीएम का तेल खाना शुरू करते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आप प्रेम की भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। अभी तक आपके घर में जब दूध वाला दूध देने आता है, सब्जी वाला सब्जी देने आता है, तो केवल सब्जी वाला है, केवल दूध वाला है। लेकिन जब आप आरसीएम बिजनेस ईमानदारी से करते हैं तो वो व्यक्ति आपको डिस्ट्रीब्यूटर नजर आता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर से कितने प्यार से बात करते हैं, तो प्यार की भाषा हम सीखना शुरू कर देते हैं। और साइंस ये कहता है, जितेंद्र जी को बहुत अच्छे से पता है, कि किसी काम को जब आप 21 दिन करो तो आपके आदत में आ जाता है। तो भले हम स्वार्थ बस उस व्यक्ति से प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब आप लगातार करते हैं तो ये आपके स्वभाव में आ जाता है। एक रॉयल्टी अचीवर, एक टेक्निकल अचीवर जब लोगों से प्रेम से बात करता है ना, तो लोगों को शंका होती है कि आखिर प्यार से बात कर क्यों रहा। दरअसल उसकी आदत बन गई है प्यार से बात करना, स्वभाव में हो गया है, वो प्यार करने की उसकी प्रवृत्ति बन गई है। तो जब आप लोगों से प्यार करना शुरू करते हैं तो आपकी ख्याति बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी प्रसिद्धि होनी शुरू हो जाती है। आप
आप लोगों से प्यार करते हैं तो लोग आपको सम्मान करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद आपका चित्त शांत होना शुरू हो जाता है। किसी भी एमराल्ड और स्टार एमराल्ड और रूबी से मिलिए, वो बिल्कुल वो बिल्कुल शांत चित्त है। हो सकता है कि बाहर के दुनिया के लोगों को समझ में ना आता हो, लेकिन वो बिल्कुल शांत होता है। और मुझे लगता है कि शांत चित्त ही व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति मरणासन में होता है तो उसको यही चिंता होती है कि मैंने तो ठीक है जो भी किया। जब वो अंतिम अवस्था होती है उसकी, जब उसका जाने का समय होता है, तो चारपाई में लेटे लेटे केवल उसको यही चिंता होती है कि बेटे की नौकरी नहीं लगी, नाती बेरोजगार है। मैंने कहीं, अभी कितने मिनट है रवि जी? जी सर, मैडम आ गई सर, बस आपका लास्ट में से मिल जाए शानदार कि हम सबकी लाइफ बदल जाए। 5 मिनट सर, हाँ 5 मिनट करिए सर, 5 मिनट। अच्छा अच्छा। एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा कि भागवत में मैंने कहीं सुना था, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, कि एक संत थे, जंगल में आश्रम बना के रहते थे, और उस कुटिया के सामने एक सरोवर था, जलाशय था, जिसमें जंगल के सभी जीव जंतु पानी पीने आते थे। एक दिन की घटना है, संत अपने ध्यान में थे अपने कुटिया में। एक तरफ हिरण पानी पी रही थी और दूसरी तरफ सिंह शेर पानी पी रहा था। शेर ने देखा कि हिरण है तो बहुत तेजी से गर्जना किया। हिरण गर्भावस्था में थी, उसका गर्भपात हो गया। शेर चला गया, हिरण चला गया, और उस संत का ध्यान टूटा। तो संत हृदय उस नवजात शिशु को, हिरण के नवजात बच्चे को उठा के लाए, उसको धुलाया, और उसको घर में रखा, दूध की व्यवस्था की। अब जब उस हिरण के बच्चे को अंदर वो बांध के रखते और ध्यान में बैठते तो खटर पटर करता, वो उनका ध्यान भंग होता। और अगर उस बच्चे को बाहर बांध के ध्यान में बैठते तो उनको लगता कोई हिंसक जीव उसको खा ना जाए। ऐसा करते करते काफी समय हो गया। कुछ समय बाद उन संत का स्वास्थ्य बिगड़ा और बिगड़ता ही चला गया। बस वो बिस्तर पे पड़े पड़े अंतिम अवस्था में वो ये सोचते रहे, इस अबोध जीव को मैंने पाल तो लिया है, अगर मेरे न रहने के बाद इसका क्या होगा। और कहते हैं उनका जो जन्म है वो हिरण का हो गया। अगला जन्म, इतने बड़े संत का जन्म हिरण का हो गया। हम सबके परिवारों में आप सबको पता है कि अंतिम समय में, उस अंतिम यात्रा में, उस व्यक्ति को क्या क्या याद रहता है? मेरे नाती की नौकरी नहीं लगी, बेटा बेरोजगार है, छोटा वाला बेटा बेरोजगार है। यही सोचते सोचते उसकी अंतिम यात्रा होती है। और फिर अगला जन्म क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आरसीएम के टेक्निकल अचीवर, आरसीएम का एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड को यह चिंता नहीं होती कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस केवल पैसा नहीं देता, आरसीएम बिजनेस मोक्ष का मार्ग है, और अंत में सबको मोक्ष की जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी, कोई कहानी मेरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर कोई जीवन में मोक्ष चाहता है तो आरसीएम बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुदेव। बाकी आज आपने जिंदगी में एक नया